ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड था। अब दूसरा है क्विक फास्टर मेथड ऑफ बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। ए बी सी डी और ई से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब जो mn है ये ए और सी में एक एक है, तो ए इज इक्वल टू सी हो गया। ओ जो है ए में 2 है लेकिन डी में 1 है, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया डी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वॉरियर बैच, जहां पर हम आपका एक एक चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सेशन 2024-25 के लिए। तो पहला चैप्टर अगर आपने देखा हो आपकी बुक में है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, क्या होती है केमिकल रिएक्शन। बेसिक चीजों से हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसा चेंज जहां पर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस या जिनको हम रिएक्टेंट कहते हैं आपस में मिलकर एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर दें जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग हो, राइट। तो जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जो स्टार्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं और रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, और जो नया सब्सटेंस बनता है दैट इज नोन एज प्रोडक्ट जो कि राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। अब कैसे पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, तो 4 चेंजेस मेनली देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब है बच्चों कि मान लीजिए हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में होता है जनरली। अगर उसको हम हीट कर देते हैं तो वो वाटर किस में चेंज हो जाता है, वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर उसी वाटर को हम कूल कर दें तो वो वाटर आइस में चेंज हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टेट चेंज होगी ना, लिक्विड से या तो सॉलिड स्टेट में या गैसियस स्टेट में वो चेंज हो जाता है। तो पहला पैरामीटर क्या हो गया, चेंज इन स्टेट। देन सेकंड वन इज चेंज इन कलर। कलर चेंज हो सकता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा सब्सटेंस है जैसे आयरन। आयरन में अगर हम आयरन की रिएक्शन होती है कॉपर सल्फेट के साथ जो कि ब्लू कलर का सब्सटेंस है, और जो नया सब्सटेंस बनता है दैट इज आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग से प्रोड्यूस होता है सॉलिड फॉर्म में। तो आयरन सॉलिड था, एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन कर देता है जो कि ग्रीन कलर का सब्सटेंस है। तो ब्लू से ग्रीन कलर के आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। तो इट इज चेंज इन कलर। थर्ड वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये गैस रिलीज होती है ऐसी प्रोसेसेस में। कैसे समझ सकते हैं इसको हम, जिंक को अगर हाइड्रोजन H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो इट फॉर्म जिंक सल्फेट, और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो पहला चेंज इन स्टेट, सेकंड चेंज इन कलर, थर्ड इन इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड फोर्थ वन बच्चों चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर आप पहले एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि यहां पर रूम टेम्परेचर पे था, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना। या दूसरा एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। जब कैल्शियम ऑक्साइड याद रखिएगा आगे बहुत काम आने वाली रिएक्शन है, क्विकलाइम कहा जाता है। क्विकलाइम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड, और ये क्या बन जाता है, स्लेक लाइम। ये बेसिक रिएक्शन है जो घरों में हम व्हाइट वॉश करते हैं, उसके लिए आगे जाके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसको। तो फोर्थ स्टेप क्या था हमारा, चेंज इन टेम्परेचर। ये सारे चेंजेस आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, गैस का इवोल्यूशन होता है, टेम्परेचर का चेंज होता है, या फिर कलर चेंज है, स्टेट के चेंज है, एंड लास्टली प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। फिफ्थ चेंज इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जिसको शॉर्ट में हम पीपीटी लिख देते हैं। पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है, और एक लेड आयोडाइड बनता है जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे इकट्ठा हो जाता है।
प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट आप समझ सकते हैं कि एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस है जो बॉटम में ग्रेजुअली इकट्ठा हो जाता है। तो 5 तरह के चेंजेस अगर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो केमिकल रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, चेंज इन स्टेट, कलर, गैस, टेम्परेचर या प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर टू एवरीवन? चले हम आगे। अब दो तरह के चेंजेस नेचर में देखने को मिलते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। दो तरह के चेंजेस नेचर में देखने को मिलते हैं ना। एक मैं आपके लिए स्लाइड इंसर्ट कर देता हूं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो कैसे पता चलता है कि फिजिकल चेंज हुआ है या केमिकल चेंज? एनी आइडिया टू एनी वन ऑफ यू? कि अगर कोई सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करता है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, लिक्विड गैस में चेंज हो जाए, लिक्विड सॉलिड में बदल जाए, सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो इस तरह का जब चेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। वाटर सॉलिड से वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाए। नॉर्मली वाटर सॉलिड लिक्विड से या तो सॉलिड में चेंज होता है या गैस में चेंज होता है, जो भी हमने देखा था चेंज इन स्टेट में। तो जब फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए विदाउट चेंज इन फिजिकल केमिकल कंपोजिशन, उसकी केमिकल नेचर में कोई चेंज ना आए, जो प्रॉपर्टीज है मैटर की वो एज इट इज रहे और कोई नया सब्सटेंस भी ना बने, तो ऐसे चेंज को हम क्या कह देते हैं? फिजिकल चेंज। लेकिन अगर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करके और अपनी केमिकल कंपोजिशन चेंज कर ले, मान लीजिए हमारे पास ये कार्बन एटम है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन इज O2, दो ऑक्सीजन आपस, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल चेंज रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन के बाद दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाता है? कार्बन एटम आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये रिएक्टेंट थे जिन्होंने मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना दिया, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करती है केमिकल चेंजेस को, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनमें जो केमिकल चेंजेस आते हैं उनको हम केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि केमिकल चेंज के टाइम पर होते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन में सिर्फ क्या होता है, आप यहां पर देख पा रहे हो, इट इज रीअरेंजमेंट, है ना। एटम्स का सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को अब हम समराइज करें तो क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, अमोनिया और HCl है यहाँ पर इस रिएक्शन में, वो कहलाते हैं रिएक्टेंट। और जो सब्सटेंस नया बनता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट, जैसे अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई। तो ऐसी प्रोसेस जहाँ पे दो या दो से सब्सटेंसेस रिएक्ट करके नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो सकती है, नई प्रॉपर्टी जिसमें हो, वो कहलाते हैं बच्चों केमिकल चेंज, सॉरी केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। तो इन केमिकल रिएक्शंस में फिजिकल चेंजेस होते हैं या केमिकल चेंजेस होते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस मैंने ऑलरेडी आपको बताया, रस्टिंग ऑफ आयरन, कर्ड फॉर्मेशन, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल। तो ये कैसे पता चला कि भाई केमिकल रिएक्शन होती है? तो लवोजियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉ दिया था कंजर्वेशन ऑफ मास का। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर को ना तो हम बना सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैंने अभी बताया कि केमिकल रिएक्शन क्या है, इट इज जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इट इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। So according to law of conservation of mass, matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. और उन्होंने 4 पैरामीटर्स के बेस पे किसी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई किया, जो अभी हम डिस्कस कर चुके, चेंज इन स्टेट, कलर, गैस का इवोल्यूशन हो या टेम्परेचर चेंज हो। कुछ एग्जांपल्स जहां पे केमिकल रिएक्शन को हम शो कर सकते हैं, हम किचन में कुकिंग करते हैं, रेस्पिरेशन वाइटल प्रोसेस है, तो रेस्पिरेशन के टाइम पर क्या होता है, जो स्टोर्ड फूड होता है
उसका ब्रेकडाउन होता है और CO2 और H2O प्रोड्यूस होती है और साथ में एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो गया, कुकिंग हो गया, इसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन एंड कर्ड फॉर्मेशन, कि मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन हो जाती है बाय एक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको लैक्टोबैसिलस भी कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों। तो चेंज इन कलर कंफर्म हो गया, गैस का एवोल्यूशन कंफर्म हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। अब थोड़ा सा ये डिफरेंसेस कंपेयर कर लेते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो टेम्पररी चेंज, जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं और फिजिकल मेथड से उसको रिवर्स कर सकते हैं, जहां पे एनर्जी या इन्वॉल्व हो या ना हो, ऐसी चेंजेस को फिजिकल चेंज कहा जाता है। ठीक है ना। लेकिन परमानेंट चेंजेस जहां पे नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन हो, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, एंड नॉर्मल फिजिकल मेथड से उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। हालांकि कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन हम पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मल फिजिकल मेथड से हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, और ऐसी प्रोसेसेस एनर्जी इन्वॉल्व करती हैं, उनको कह देते हैं केमिकल चेंजेस। तो एनी चेंज जो कि केमिकल चेंज इन्वॉल्व करता है, उसको हम केमिकल रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये तो बात हो गई फिजिकल चेंजेस की, केमिकल चेंजेस की। अब बात आती है केमिकल इक्वेशन की। तो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, schematic representation of a chemical reaction is known as chemical equation। अब ये रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ये रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये रिप्रेजेंटेशन होता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, एंड फॉर्मूला के साथ साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा? सिंबल्स लिखने पड़ेंगे, इनके जो भी एलिमेंट, जो भी एटम इन्वॉल्व है उस केमिकल रिएक्शन में। तो जब भी केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है तो 3 स्टेप में उस प्रोसेस को किया जाता है। सबसे पहले लिखते हैं वर्ड इक्वेशन, उसके बाद पैराग्राफ मतलब उसकी इंफॉर्मेशन, एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसको हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये 3 सिंपल से स्टेप फॉलो किए जाते हैं। ठीक है ना बच्चों। चलें आगे। यहां तक आप में से किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अब कुछ एसेंशियल चीजें होती हैं जो जरूरी होती हैं, एसेंशियल का मतलब ही वैसे जरूरी होता है। एसेंशियल्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, ये फिर से गड़बड़ कर रहा है हमारा टैब। एक सेकेंड बच्चों, क्या हो गया भाई तुझे? जस्ट होल्ड ऑन। यस, तो एसेंशियल ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, सबसे पहली बात है इसमें एक ट्रू केमिकल चेंज होना चाहिए। इट शुड इन्वॉल्व ट्रू केमिकल चेंज। ऐसा नहीं है कि हमें इंफॉर्मेशन ना हो, हमें पता ना हो कि किस तरह का प्रोसेस इसमें हो रहा है। सेकेंडली, केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल शुड बी इक्वल। थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो होती है, मोलिकुलर होनी चाहिए। केमिकल इक्वेशन कैसी होगी? मोलिकुलर। तो जो एलिमेंटल सब्सटेंसेस हैं उनको एलिमेंटल फॉर्म में नहीं लिख सकते। एलिमेंटल सब्सटेंसेस शुड बी इन मोलिकुलर फॉर्म। कि हाइड्रोजन को हम H नहीं लिख सकते, हाइड्रोजन को हम लिखेंगे H2, ऑक्सीजन को हम लिखेंगे O2। तो मोलिकुलर फॉर्म में उनको लिखा जाता है। और एक केमिकल चेंज में, केमिकल इक्वेशन में चेंज इन टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट होता है। बिफोर
एंड आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं, कैसे कैसे हम रिएक्शन को लिखते हैं, उसका एक मैं पहले ब्रीफ आइडिया दे देता हूं और फिर उसके बाद डिटेल में हम इन चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, तो जब भी ये केमिकल इक्वेशन आप लिखोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे वर्ड इक्वेशन, जिसको हम बेसिक स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं, बेसिक स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, वर्ड इक्वेशन लिख दी, स्केलेटल इक्वेशन हमने लिख दी। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, प्रॉपर केमिकल इक्वेशन, देन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जो वर्ड इक्वेशन से हमने स्टार्ट किया था उसको फिर स्केलेटल इक्वेशन में कन्वर्ट करना, केमिकल इक्वेशन लिख देना और उसकी फिर बैलेंसिंग कर देना। ये 4 स्टेप नॉर्मली फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, अब जब बैलेंसिंग करेंगे किसी इक्वेशन की तो उसमें भी कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं। बैलेंसिंग जब हम करेंगे ना बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो करेक्ट इक्वेशन लिख देंगे, करेक्ट स्केलेटल इक्वेशन। करेक्ट स्केलेटल इक्वेशन से मतलब ये है कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखा जाएगा, ईच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एक फॉर्मूला लिखा जाएगा। सेकंड में क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे विद एटम हैविंग मैक्सिमम नंबर। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले उस एटम को देखेंगे जो कि सिर्फ एक बार अपीयर हुआ, एलिमेंट दैट अपीयर ओनली वंस। आप चिंता ना करें, एग्जांपल के हेल्प से डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, एक एक बात को हम डिस्कस करेंगे, अपीयर ओनली वंस। ठीक है ना, उसके बाद उससे ज्यादा नंबर है उनको हम देखेंगे, और एलिमेंट्री सब्सटेंसेस को सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, एलिमेंट्री सब्सटेंसेस बैलेंस्ड एट लास्ट। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि जो कोफिशिएंट्स हो नंबर के वो हो तो उनको होल नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा, लेकिन ध्यान ये रखना है फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, फॉर्मूला किसी भी एलिमेंट का, किसी भी रिएक्टेंट का चेंज नहीं किया जा सकता, कोफिशिएंट की जगह होल नंबर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं बातों को एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने क्या बताया आपको कि बैलेंस करना है हमें केमिकल इक्वेशन को, तो इसमें सेम नंबर होना चाहिए एटम्स के, हर एलिमेंट के एटम का ऑन रिएक्टेंट साइड दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दैट इज प्रोडक्ट साइड। तो एक जो आपके एनसीईआरटी में पहली रिएक्शन दी हुई है उसको हम लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ। देखिए, एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, मोलिकुलर फॉर्म में हमने लिखा है फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट करना है वर्ड इक्वेशन से। तो मैग्नीशियम reacts with oxygen to form magnesium oxide। सारी की सारी जो एनसीईआरटी की एक्टिविटी है उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और एक एक एक्टिविटी को उसमें हम डिस्कस करेंगे एक बार चैप्टर खत्म होने के बाद। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे, जिससे क्या बन गई, वर्ड इक्वेशन से क्या बन गई, स्केलेटल इक्वेशन। अब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है उनको लेफ्ट और राइट हैंड साइड में लिख के जितने भी एटम्स हैं उनके सिंबल्स लिख दिए हमने। अब देखिए, मैग्नीशियम दोनों साइड में एक है तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी राइट हैंड साइड में यहाँ पे कम है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन गया, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट इट इज अनबैलेंस्ड क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अभी भी बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, फिर से एक बार चेक करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 हो गया, लेकिन इधर मैग्नीशियम अब 2 हो गया है ना, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो गई, ऑक्सीजन बैलेंस होगी, दोनों साइड में 2 2 ऑक्सीजन होगी।
तो क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे। तो जहां पे एक है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब राइट लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, दोनों साइड दो मैग्नीशियम एटम हो गए, और ऑक्सीजन तो पहले से ही बैलेंस कर ली थी। अब इसको अगर हम लिखते हैं ना तो 2 Mg + O2 2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो दिस इज नाउ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जो फिजिकल स्टेट्स है मैटर की वो भी लिख दी जाती है। मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। तो ये व्हाइट कलर का मैग्नीशियम होता है, ये ग्रे कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो स्टेट चेंज हुई, कलर चेंज देखने को मिला, नया प्रोडक्ट बना जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। इसलिए इस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं, जो बिल्कुल एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लेंगे हम सारे के सारे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन। तो हमारी इसकी वर्ड इक्वेशन क्या होगी, इसकी वर्ड इक्वेशन होगी बच्चों, आयन कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म आयन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो दिस इज वर्ड इक्वेशन। अब इस वर्ड इक्वेशन को हमने चेंज करना होता है किसमें, स्केलेटल इक्वेशन में। वर्ड इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन सेम है कि डिफरेंट है, सेम होगी। अब इसकी हमने प्रॉपर इक्वेशन लिख दी, आयन प्लस H2O आयन ऑक्साइड प्लस वाटर। ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया जाता है। तो रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट ऑन राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आयन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और उनके कितने कितने एटम्स हैं वो हमने मेंशन कर दिए दोनों साइड। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन। अब यहाँ पे आयन 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन दोनों तरफ 2 है तो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। तो पहले आयन को देखिए, तो 3 से 3 Fe + H2O Fe3O4 + H2O। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इट इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है ना, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब फिर से क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है उसको बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 1 थी तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या बन जाएगा, 3Fe + 4H2O Fe3O4 + H2O। तो फिर से LHS और RHS को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आयन 3, यहाँ पे भी आयन 3, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन लेकिन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस होगी। तो अब लास्ट में क्या बच गया हमारा, सिर्फ हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन बैलेंस कैसे हो जाएगी, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो राइट हैंड साइड को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करके देखते हैं। तो राइट हैंड साइड को 4 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई। तो अब क्या रिएक्शन बन के आ रही है हमारी, 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2 सॉरी। तो अब फिर से LHS और RHS, Fe बैलेंस्ड, हाइड्रोजन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। सो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर टू एवरीवन। अपने लिए ताली बजा दो, आपने केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी सीख ली है। ठीक है ना। चलिए, अब मैंने बताया ना, और प्रिसाइज बनाने के लिए केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ सिंबल्स भी यूज किए जाते हैं। जैसे फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड के लिए S, लिक्विड को L से रिप्रेजेंट करते हैं, गैस को G लिख देते हैं, अपवर्ड एरो। वाटर सोल्यूबल सॉल्यूशन है तो एक्वस, एंड प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो या PPT से लिख देते हैं। स्पेशल कंडीशंस अगर मेंशन्ड है, मान लीजिए किसी रिएक्शन में A + B से C की फॉर्मेशन हो रही है और इसको हीट करना पड़ता है, या वाटर लिक्विड से वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए हीट देनी पड़ेगी। तो ये स्पेशल कंडीशन है ना, ये एरो के ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं। रिएक्शन कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, हीट, उसको अबव और बिलो द एरो, और हीट को ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये देखिए, स्टेट्स मेंशन कर दी हमने, सॉलिड, लिक्विड या गैस। स्पेशल कंडीशन प्रेशर की हमने मेंशन कर दी, या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हम देखते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की जरूरत होती है, वो हमने एरो के ऊपर या नीचे रिप्रेजेंट कर दी। तो यहां तक समझ में आ गई चीजें बच्चों मेरे, बात समझ में आई कि नहीं आई।
बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, बताइए। अब एक और मेथड बताता हूं, क्विक मेथड ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। क्विक मेथड क्या होता है? ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड था। अब दूसरा है क्विक फास्टर मेथड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। मान लीजिए, अब मैं सीधा रिएक्शन लिख रहा हूं, वर्ड इक्वेशन नहीं लिख रहा, स्केलेटल इक्वेशन नहीं लिख रहा, क्योंकि हमें क्विक मेथड देखना है। मैग्नीज ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करके मैग्नीज क्लोराइड बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है और क्लोरीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखिए बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अब जो स्केलेटल इक्वेशन हम जो लिखते थे उसमें अब हम क्या करेंगे, इनको A B C D और E से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब जो Mn है ये A और C में एक एक है, तो A इज इक्वल टू C हो गया। O जो है A में 2 है लेकिन D में 1 है, तो 2A इज इक्वल टू कितना हो गया D। यहां पे ऑक्सीजन 2 है और यहां पर ऑक्सीजन 1 है, तो 2A इज इक्वल टू D। समझ में आ गई बात। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, यहां पर B में 1 है लेकिन D में 2 है, तो B इज इक्वल टू 2D। एंड लास्टली कार्बन, सॉरी क्लोरीन, क्लोरीन यहां पर B में 1 है लेकिन E में 5 है, सॉरी 2 है, B में 2 है, तो B में 1, C में 2 और E में 2, तो B इज इक्वल टू 2C प्लस 2E। ये हमारे ऑब्जर्वेशन में आ गया। अब मान लेते हैं A इज इक्वल टू 1, सपोज A इज इक्वल टू 1, तो अब क्या कर देंगे, A 1 है तो C भी 1, अब 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो ये भी क्या हो गया, D इज इक्वल टू 2 हो गया। अब B इज इक्वल टू 2D है, B इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया, एंड B इज इक्वल टू सॉरी B कितना होगा यहाँ पे 4, डबल था ना। देखो A को हमने 1 माना तो C भी 1 हो गया, A और C 1 हो गया, D कितना हो गया 2 हो गया, C कितना, B कितना हो गया 4 हो गया, और E कितना हो गया 1 हो गया। तो रिएक्शंस में लिख दीजिए सारे के सारे, ऐसे ऐसे कैसे, तो M 1 N और 2, A तो पूरा क्या है 1 है, A इज इक्वल टू 1 है, B कितना हो गया, B इज 4 तो 4 HCl, C कितना है 1 है तो MnCl2, D कितना है 2 तो 2H2O प्लस E कितना है 1 है तो Cl2। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगी। हो गई कि नहीं होगी, चलिए बताइए फटाफट, हो गई ना। तो चलिए अब आपको एक छोटा सा काम देते हैं बच्चों मेरे, आपको 2 रिएक्शंस में देता हूं, Al2O3 प्लस NaOH फॉर्म्स सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस वाटर। इसको दोनों मेथड से करके देखिए, हिट एंड ट्रायल से भी एंड क्विक मेथड से भी। एंड सेकंड रिएक्शन इज C2H5OH इथेनॉल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 प्लस H2O। इसको भी इन दोनों मेथड से सोल्व करके कमेंट सेक्शन में फटाफट मुझे बताइए, ठीक है ना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसके बाद हम ये बात करने वाले हैं, ठीक है।